नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच अंधविश्वास पाखंड पे ही अधिकतर वीडियो आपको बना के देता है साथियों, लेकिन आज ज़रूरत है हमारे समाज की एक बेटी, यानी जो आज चर्चा का विषय है, उसकी हत्या होती है। यानी हम चलते हैं करंडा, गाजीपुर के करंडा थाने कटरिया गांव में। वहाँ की ये घटना जो निशा विश्वकर्मा के साथ होती है, यानी निशा विश्वकर्मा 14 तारीख को गायब होती है और अगले दिन उसकी लाश नदी के किनारे मिलती है। तो उसके परिवार वाले 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस से सहायता मांगते हैं। साथियों, ये मामला 14 का है और इसके बाद ये मामला बिल्कुल यूं ही खामोश पड़ा रहता है। वहाँ पर 2 पत्रकार पहुँचते हैं। दूसरे का नाम मैं नहीं जानता। एक का नाम विवेक यादव है जो ओबीसी टाइम्स का पत्रकार है और बसावन इंडिया का भी वो रिपोर्टिंग करते हैं। और साथ ही साथ जागो पंच पे भी विवेक ने कई वीडियो अपने दिए हैं। तो साथियों, जब विवेक यादव वहाँ पर पहुँचता है और इस न्यूज़ की कवरेज करता है, मामला बड़ा शांत और खामोश था। कोई भी इस विषय में चर्चा करने को तैयार नहीं था। लेकिन विवेक पहुँचता है वहाँ पर और रात 10 बजे पुलिस उसे वहाँ से उठा लेती है। लेकिन विवेक के साथ जागरूक साथी और अधिवक्ता वहाँ पर जो बसावन इंडिया टीम के लीगल अधिवक्ता हैं, सभी के सभी लोग थाने पहुँच जाते हैं और वहाँ पर विवेक को बचाने की गुहार करते हैं। लेकिन थानाध्यक्ष अपनी मनमानी के तहत जबरन उन्हें रात 12 बजे तक बैठा के रखता है। रात में उन्हें वो छोड़ता है। फिर ये घटना यहीं से तूल पकड़ लेती है और ये पूरी तरह से शासन प्रशासन इस तरह हावी हो जाता है कि वहाँ पत्रकारों को आने जाने तक की मनाही कर देता है। वहाँ के गांव का ग्राम प्रधान भी तालिबानी शासन जारी कर देता है कि कोई भी व्यक्ति उस परिवार से मिलने नहीं आ सकता। साथियों, ये सारी घटना सिलसिलेवार आप सभी को पता है, लेकिन क्या आप सभी ने ये सवाल कभी उठाया है कि आखिर वो ग्राम प्रधान इतनी शिद्दत के साथ क्यों किसी को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रहा है? आखिर बात क्या है? क्या प्रधान की इसमें संलिप्तता है या प्रधान कुछ खुल जाने के डर से किसी को मिलने नहीं दे रहा? और साथियों, ये सवाल आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस घटना में वहां पर गए हुए पत्रकार विवेक यादव पर बड़े ही सुनियोजित तरीके से एफआईआर होती है। उस एफआईआर में कई सामाजिक संगठनों के लोगों पर भी एफआईआर होती है। उसमें संदीप विश्वकर्मा का भी नाम होता है जो वहां पर जाकर इस यानी परिवार को, पीड़ित परिवार को मदद देना चाहता था। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है पुलिस ने बड़े नाटकीय ढंग से एफआईआर की है। यहां पर आपको मैं बता दूं, बसावन इंडिया जो एक राष्ट्रीय मासिक, हिंदी मासिक पत्रिका है, उस पर भी उसके ट्विटर हैंडल को लेकर कि उन्होंने ट्विटर हैंडल पर यह जारी कर दिया था कि वहां पर विश्वकर्मा समाज की बेटी की हत्या हो गई है। तो इस संदर्भ में उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाती है। लेकिन अभी विवेक के ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। तो आगे घटना पहुंचती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपना प्रतिनिधि मंडल वहां भेजते हैं और प्रतिनिधि मंडल वहां जाता है तो जो गांव का प्रधान है, जो डरता है, जो डर रहा है, घबरा रहा है कि सभी लोग जब उस परिवार के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ रहस्य खुलेगा। तो साथियों, वो रहस्य खुलने से डरने के भय से प्रतिनिधि मंडल को वहां तक जाने नहीं देना चाहता, जाने नहीं दे रहा। कहानी कुछ ऐसे ही है। नहीं तो उस प्रधान को क्या मतलब कि पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं देना चाहता?
साथियों ये सवाल बड़ा है, ये आपको भी सोचना होगा। तो जब प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचता है तो प्रतिनिधि मंडल को घर नहीं जाने देते, तो प्रतिनिधि मंडल के लोग वही रास्ते में बैठ जाते हैं। और तो क्या कहते हैं वहां के दरोगा कि चलिए हम मिलवाएंगे। और फिर जब पुलिस भरोसा देती है तो ये सभी लोग जा रहे होते हैं, तो इन सभी के ऊपर हमला हो जाता है। और हमला इस कदर होता है कि दोनों तरफ से वीडियो जारी होंगे। आप सभी ने देखा होगा कि आखिर जब वो बात कर रहा था प्रतिनिधिमंडल, तो बीच में पत्थर किसने फेंका, ऐतराज किसको था, दिक्कत किसको थी, ये तो वहां संवेदना व्यक्त करने गए थे। इनको क्या मतलब था किसी के ऊपर पत्थर फेंकने का? तो वहां पर पत्थर फेंका जाता है कि माहौल को गर्म किया जाए, माहौल को कैसे विवादित किया जाए कि पीड़ित परिवार से प्रतिनिधि मंडल बात ना कर पाए, यानी कि उस मामले की पोल ना खुल पाए। और मैं ये सिद्ध भी करूंगा, आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, मैं ये सिद्ध भी करूंगा कि ये इसी का भय है। तो साथियों जब वहां पर प्रतिनिधिमंडल बात कर रहा था तो बात किसी निष्कर्ष पे पहुंचे उससे पहले पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब पत्थरबाजी शुरू हो गई तो बीच बचाव शुरू हो गया। तो वहां पर आप सभी ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, और यहां भी मैं दिखा रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी के राम आश्रय विश्वकर्मा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका सिर फटा और बहुत सारे लोगों को चोटें लगी, यहां तक कि उस दरोगा को भी चोट लगी जो वहां पर मौजूद था। तो ये जो प्रधान था ये अपने मंसूबे में सफल हो गया और ये प्रतिनिधि मंडल वहां पर बात नहीं कर पाया। लेकिन साथियों अब सबसे बड़ी जो रोमांचक बात है कि वहां पर ये जो पत्थरबाजी होती है, उस पत्थरबाजी में होता क्या है, दरोगा आनन फानन में सभी के खिलाफ एफआईआर करना शुरू कर देता है। और वहीं वो गलती भी करता है। क्या? जो विवेक यादव है जो लखनऊ आ चुका है और उसके ऊपर भी एफआईआर हो जाती है, जो कि लखनऊ में मौजूद था। यदि उसका सीडीआर निकलवाया जाए तो वो लखनऊ में मौजूद मिलेगा, लेकिन एफआईआर उसकी पत्थरबाजी में हो जाती है। यानी दरोगा इतना खुन्नस खाए हुए था कि उसकी जाति वालों को कैसे इसने एक्सपोज किया, उसकी जाति वालों के खिलाफ कैसे उसने ये स्टैंड लिया, यानी क्यों वो न्याय दिलवाना चाहता है उस पीड़ित परिवार को। आखिर गलती यहां पर वो बहुत बड़ी कर बैठा, उसने लखनऊ में मौजूद व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कर ली। साथियों मैं आपको बता दूं, क्या कोई इंसान लखनऊ में बैठकर गाजीपुर में पत्थरबाजी कर सकता है? क्या आप सभी ने सोचा है कभी? और अगर हां तो कोई साधारण इंसान नहीं है, यह अवतारिक पुरुष है जो लखनऊ में बैठकर पत्थरबाजी गाजीपुर में कर ले रहा है। साथियों मैंने सवाल आपसे किया था कि आखिर कटरिया ग्राम प्रधान इतना रिस्क क्यों ले रहा है? यदि कोई लड़की के पिता से अकेले में बात कर लेगा तो उसे क्या आपत्ति हो सकती है, ये मैंने कहा था शुरुआत में। और इससे प्रधान को क्या खतरा है, कहीं प्रधान इसमें संलिप्त तो नहीं? साथियों यह 100% है। आखिर इतना इंटरेस्ट वो क्यों ले रहा है, यह सवाल बहुत बड़ा है। यह निर्णय जांच का विषय है कि उसका क्या इतना इंटेंशन है कि वह क्यों चाहता है कि वो परिवार किसी से मिले ना। यह आगे मैं बताऊंगा कि वो क्यों ना मिले, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि हम थोड़ी घटना की जो पृष्ठभूमि है उसकी भी चर्चा कर लें। घटना की जो पृष्ठभूमि है वह बड़ी ही संदिग्ध है, क्योंकि एक 16 साल की बच्ची जो कटरिया के गांव की थी, उसकी पानी में डूबकर हत्या बताई जाती है, जो वहां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो बच्ची अपने घर से दूर जाकर पानी में कूदकर आत्महत्या करेगी? 16 साल की बच्ची का इतना बड़ा क्या इंटेंशन आ गया, क्या उसे आफत आ गई कि वो अपनी आत्महत्या कर रही है? तो पानी में डूबकर मर रही है और उसकी चप्पल वगैरह सब बाहर मिली हैं, तो निश्चित तौर पर वो घटना उस बच्ची के साथ जबरन उसे पानी में ढकेला गया होगा, या
उसे धोखे से गिराया गया होगा। तो साथियों, मामला संदिग्ध है और यह जांच का विषय है और बड़ी जांच का विषय है, क्योंकि ग्राम प्रधान जिस तरह से इतनी शिद्दत के साथ लगा हुआ है कि कोई भी ना मिल पाए, यह मामला सबके लिए संदिग्ध होता जा रहा है। क्योंकि वहां पर जो स्थिति हुई थी, वहां पर जो घटना हुई थी तोड़फोड़ की, इतनी अफरा तफरी मची थी कि पूरा पूरा गांव पत्थरों से सड़कों पर ढक गया था। तो यह मामला ऐसा नहीं है कि आखिर इतनी बड़ी हमले की योजना वो प्रधान कर रहा था और शासन प्रशासन को जरा सा भी भनक नहीं थी। तो साथियों, ये सोचने का विषय है, इस पर कोई मंथन नहीं कर रहा। जबकि अगर जांच होती है तो निसंदेह ये प्रधान संलिप्त पाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह शिद्दत से, जिस तरह रिस्क लेकर, जिस तरह किसी को मिलने नहीं दे रहा, गांव में और भी लोग हैं, जबकि उपद्रवी लोग हैं, जिन्होंने जो अपराधी जेल में गया है उसके परिवार वाले खामोश हैं, उसका परिवार कोई बोल नहीं रहा। ब्राह्मण परिवार जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उनको कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति प्रधान को है। आखिर प्रधान का इसमें क्या हाथ है? प्रधान क्यों चाहता है कि ना मिले? तो साथियों, मामला फिलहाल काबू में है। आसपास के कई थानों की पुलिस बुलाई गई, पूरे गांव में पुलिस बल तैनात किया गया और हालात जो हैं वो नियंत्रित हैं। लेकिन ये जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पत्रकारों के खिलाफ, जो न्याय की आवाज उठा रहे हैं, ये अपने आप में शासन प्रशासन की विफलता का राज है। क्योंकि जब न्याय की आवाज उठाई नहीं जाएगी तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा, जब इस तरह की स्थितियां आ जा रही हैं। तो आपको पता होगा 40 से ज्यादा नामजद आरोपी हैं और करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। और मैं सबसे बड़ी बात आप बताने जा रहा हूं, जो ट्विस्ट है इस न्यूज का, तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशा विश्वकर्मा के पिता से सवाल करते हैं, कोई दबाव तो नहीं है? तब जो निशा विश्वकर्मा है उसके पिता कहते हैं, मैं गांव वालों से उलझूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। आखिर उसके पिता ये कहते क्यों हैं, ये मैं आपको सुनाना भी चाहता हूं। तो आप संतुष्ट हैं शासन प्रशासन से, ग्राम प्रधान जी से संतुष्ट हैं? देखिए, गांव तो मान लीजिए, क्योंकि आप जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। हाँ, नहीं, बात आपकी सही है। गांव तो मान लीजिए थोड़ी देर में गुस्सा भी करेगा, थोड़ी देर में ठंडा भी होगा, थोड़ी देर में आएगा, थोड़ी गाली भी देगा। मान लीजिए गांव है तो मान लीजिए जैसे ठीक है, करेगा वैसे करेगा ही। लेकिन उससे हम अगर गांव वालों से उलझूंगा तो गांव में भी रहना तो मुश्किल हो जाएगा ना। इतना दबाव है आपके ऊपर। तो साथियों, आप सभी ने सुना कि लड़की का पिता कह रहा है कि मुझे इसी गांव में रहना है, तो इसका मतलब है उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर प्रेशर है, उनको खतरा है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। और साथियों, इस एफआईआर में राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो शामिल हैं। जैसे जिलाध्यक्ष वहां के हैं गोपाल यादव, विधायक जय किशन साहू सदर विधानसभा, विधायक वीरेंद्र यादव जंगीपुर, जिला पंचायत सदस्य और अन्य स्थानीय जो वहां के नेता हैं, और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो साथियों, आप सभी ये समझ रहे होंगे कि मामला इतना हल्का है, तो मामला अब हल्का नहीं है। ये ओबीसी और एससी की एकता का सवाल है। अगर ओबीसी एससी एकजुट नहीं हुआ तो ऐसे ही हमारे ओबीसी एससी के लोगों को ये सामंती लोग प्रताड़ित भी करेंगे, उनका शोषण भी करेंगे और एफआईआर तक नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि वो मनुस्मृति का राज कायम करना चाहते हैं। वो अपनी जो सामंती सोच है उसको लागू करना चाहते हैं। तो इससे बचने के लिए सभी एकजुट हो जाइए, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी एक तरफा है। 14 तारीख की घटना है और 19 को एफआईआर होती है, वो भी तब जब मामला सोशल मीडिया में हाईलाइट हो जाता है। तो यहीं पर पूरी की पूरी संदिग्धता दिखाई देती है। और फिर दूसरी तरफ एफआईआर
पत्रकारों पे होती है, वो जो इस आवाज़ उठा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सोचने का विषय है कि जिस गांव का प्रधान कहता है कि यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, हमारे गांव में उस परिवार से मिल नहीं सकता, हम संतुष्ट हैं, तो वो संतुष्ट है तो सबसे पहले उसे स्पीच उस लड़की के पिता की दिलवानी चाहिए थी जो पीड़ित है। क्या इसका कोई सबूत है उनके पास कि वो संतुष्ट हैं? जब वो FIR 19 तारीख को होती है, इतने दिनों के गैप के बाद, और कई बार एप्लीकेशन बदली गई है, इसका भी न्यूज़ चैनलों पर जिक्र है। तो साथियों, ये मामला बड़ा है और ये मामला OBC पर बहुत बड़ा हमला है, और अगर इसे आप बड़ा हमला देखकर नहीं चलते तो निश्चित तौर पर आप अगले शिकार हो सकते हैं। तो साथियों, फेक न्यूज़ के नाम पर जिस तरह से FIR हुई है पत्रकारों के खिलाफ, पत्रकारों के ऊपर, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। यह शासन प्रशासन की विफलता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चलाई। तो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर थी, तो क्या करंडा और के कटरिया गांव में निशा विश्वकर्मा की हत्या नहीं हुई थी? क्या उस बच्ची की मृत्यु नहीं हुई थी? अगर उसकी मृत्यु ना होती तो क्या इससे पहले अगर ये पत्रकार खबर चलाते कि वो मर गई, उसकी हत्या हो गई, उसके साथ दुर्घटना हो गई, तब आप उसे भ्रामक खबर कहते। अगर वहां पर किसी की मृत्यु हुई है और वो संदिग्ध हुई है, तो निश्चित तौर पर यह भ्रामक नहीं है। क्या सच दिखाना भ्रामक घोषित कर दिया गया है इस सरकार में? और अगर सच दिखाना भ्रामक घोषित कर दिया गया है तो बच लो OBC SC वालों, अब तुम्हें न्याय मिलने वाला नहीं है। तो साथियों, मेरा यही विश्लेषण है कि आप जागरूक हों, अपने आसपास के OBC के लोगों से सौहार्द बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि समय बड़ा खतरनाक आ गया है कि जिस तरह से ये परिस्थितियां आ रही हैं, यह अपने आप में सोचने का विषय है। तो ये सवाल जो खड़े होते हैं इसमें, क्या यह कानून व्यवस्था का मामला है या राजनीतिक टकराव? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, यह कोई राजनीतिक टकराव नहीं है, क्योंकि वहां पर जो मामला हुआ था शुरुआत में, वो पत्रकारों और सीधा सीधा शासन प्रशासन का था। जब बड़े स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम एक साथ जुड़ते हैं तो यहां सिर्फ भीड़, हिंसा नहीं रह जाती। आप समझें, यह हिंसा जो हुई है वो सीधा सीधा जांच की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करती है। अगर कोई घटना स्थल पर व्यक्ति ही नहीं था तो उसका नाम कैसे आया, ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो पत्रकार लखनऊ में बैठा है और उसे आरोपित बना दिया जाता है पथराव का, तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्वतंत्रता पर सवाल उठना शुरू हो गया है। तो इसी के साथ अब विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि सोशल मीडिया पर खबर डालना ही अपराध बन जाए तो फिर सच कैसे सामने आएगा, ये आपको सोचना होगा। और नहीं सोचेंगे तो ऐसे ही हमारी बहन बेटियां मारी जाती रहेंगी। और यदि कोई हमारे न्याय की आवाज़ उठाएगा तो कटरिया के ग्राम प्रधान की तरह सामंती सोच के लोग आपका हाल चाल पूछने नहीं देंगे, आपका आंसू पोंछने नहीं देंगे। यह तय अब आपको करना है। तो इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।